मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। और बुक 2 है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी और लेसन का नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये मिनरल क्या होता है और एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे लास्ट वर्ड जो है वो सबसे पहले समझना चाहिए हमें। आई थिंक मुझे आपको लास्ट वर्ड जो है रिसोर्सेज ये समझाना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। एक्चुअल में जो चीजें हमारे लिए हेल्पफुल होती है, जो हमारे काम की होती है, जिससे हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, वो सब चीजें हमारे लिए रिसोर्स होती है। अब वो रिसोर्स नेचुरल भी हो सकता है और रिसोर्स आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड भी हो सकता है। और ह्यूमन भी एक खुद रिसोर्स है। 3 टाइप के होते हैं, कौन से? एक तो नेचुरल हो गया, एक हो गया ह्यूमन। लेकिन ह्यूमन की 2 कैटेगरी बन जाती है, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स। तो ये 2 चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि भाई रिसोर्स क्या होता है। अब उसके बाद बात करते हैं मिनरल एंड एनर्जी, ये क्या है। तो सबसे पहले मिनरल की बात करते हैं, जिसको हिंदी में खनिज कहा जाता है, खनिज। अभी खनिज क्या होता है? खनिज मतलब पृथ्वी के अंदर बहुत सारा जो मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल बहुत सारे चीजें पड़ी हुई है मोल्टन फॉर्म में। जब ये कभी बाहर आती हैं अर्थ क्रस्ट को तोड़ती हुई, कभी तो आ भी जाती हैं, कभी नहीं भी आती हैं, अंदर ही रॉक्स बन जाती हैं कई बार, जिनको इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। कई बार ये बाहर आ जाती हैं और इकट्ठा हो जाती हैं, तो उसको एक्सट्रूसिव रॉक्स भी कहते हैं। बाहरी चट्टानें, आंतरिक चट्टानें। तो जो बाहरी चट्टानें हैं, इंसान ह्यूमन उसको क्या है, तोड़ फोड़ करता है, उसकी माइनिंग करता है, उसकी ओपन कास्ट माइनिंग करता है, ड्रिलिंग करता है। देखो माइनिंग भी 3 टाइप की होती है, माइनिंग हो गई, ड्रिलिंग हो गई और क्वेरिंग हो गई। तो ये हमने 8th क्लास में, 10th क्लास में काफी बार पढ़ा है कि माइनिंग क्या होती है, क्वेरिंग क्या होती है और ड्रिलिंग क्या होती है। बहुत सिंपल से वर्ड है। माइनिंग मतलब खान खोदना, चीजें जो नीचे पड़ी हुई है अर्थ के अंदर उसको बाहर निकालना और उसको यूज करना। मतलब कि आयरन ओर निकालना या कोई भी कॉपर ओर निकालना, ORE मतलब अयस्क, ये निकालना, वो सब माइनिंग होती है। उसके बाद अगर आप ऊपर जमीन को थोड़ा सा खोदकर अंदर तक करते हो, खोदते हो, तो माइनिंग कहलाएगी। थोड़ा सा ऊपर से मिट्टी हटाई और आपने खोदना शुरू कर दिया तो वो ओपन कास्ट माइनिंग हो जाएगी। और अगर आपने ज्यादा गहराई पर खड्डा किया है या फिर कोई बोर वगैरह की है पेट्रोलियम निकालने के, तो ड्रिलिंग कहलाएगी। ड्रिलिंग, ओपन कास्ट माइनिंग और माइनिंग, ये 3 टाइप होते हैं इसके। तो ओपन कास्ट में ऊपर से थोड़ी मिट्टी हटाई और खोदना शुरू कर दिया। माइनिंग में और अंदर तक थोड़ा गहरी जो खान खोदनी पड़ती है, और ड्रिलिंग तो बहुत ज्यादा गहरी करनी पड़ती है। तो ये 3 टाइप की होती है और उसके थ्रू मिनरल्स निकाले जाते हैं, खनिज निकाले जाते हैं, ठीक है। खनिज एक्चुअल में होता क्या है, मैंने उसकी डेफिनेशन भी यहाँ लिखी हुई है, बोर्ड पे आप देख सकते हो। लास्ट में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है मैंने, ये फर्स्ट नंबर पे मिनरल क्या है, व्हाट इज मिनरल, खनिज क्या है। खनिज क्या है? खनिज क्या है? ए मिनरल इज ए नेचुरल सब्सटेंस। मिनरल एक प्राकृतिक तत्व होता है ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ओरिजिन विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी एक अपनी रासायनिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि फिजिकल जो उसका केमिकल प्रॉपर्टी होती है, और एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, हार्ड है या सॉफ्ट है, तो वो उसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है। इन शॉर्ट में अगर दोबारा देखें तो मिनरल क्या है? ए मिनरल इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन, जिसका ऑर्गेनिक ओरिजिन भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक ओरिजिन भी। अब देखोगे क्या है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये तो ऑर्गेनिक हो गया, और एक ऑर्गेनिक ओरिजिन हो गया, कोल, पेट्रोलियम ऑर्गेनिक हो गया। और इसके अलावा मेटल्स हो गई मान लो, तो वो इनऑर्गेनिक हो गई। तो इनका ओरिजिन अलग अलग हो सकता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो गया। और फिर उनकी अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। सारे मिनरल की अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अपनी अलग अलग होती है, उसी को हम मिनरल कहते हैं। अब 2 चीजें हमें समझ में आ गई, रिसोर्स क्या है और मिनरल क्या है। अब तीसरी जो वर्ड है एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। ऊर्जा, ऊर्जा हमें हमारी बॉडी को भी ऊर्जा चाहिए होती है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप काम नहीं करोगे। दुनिया में हर प्रकार के जो वर्क हैं, जो कि एक्टिव वर्क हैं, वो सारे एनर्जी से ही ऑपरेट होते हैं, एनर्जी से ही चलते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ किसी मशीन की बात करता हूँ तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, उसको एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से मिल रही है। अगर आप कोई बॉयलर देखोगे
कि बॉयलर से, बॉयलर मतलब बना हुआ है और बॉयलर के अंदर स्टीम बन रही है, बॉयलर है और बॉयलर के अंदर स्टीम बन रही है, तो स्टीम को भी एनर्जी दी जा रही है, स्टीम से जो है उस मशीन को चलाया जा रहा है, बॉयलर के अंदर स्टीम बनाई जा रही है, एनर्जी उसको दी जा रही है, उसके नीचे आग लगाई जा रही है या फिर कोयला जलाया जा रहा है, तो उसको क्या, उसको एनर्जी दी जा रही है। एनर्जी कोल से मिलेगी, कोयले से, तब वो क्या बनती है, स्टीम तैयार होती है। तो एनर्जी का मतलब है पावर उसको देना, ठीक है। तो आज इस लेसन में हम डिस्कशन यही करेंगे कि मिनरल क्या है, इंडिया में कहां कहां पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल है, और एनर्जी क्या है और उससे क्या क्या काम होता है, किस किस टाइप की एनर्जी हो सकती है। तो देखो मिनरल मेनली दो टाइप के होते हैं, वैसे मैंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, आप इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिनरल मेनली जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक होते हैं, या तो उनमें मेटल होगी या फिर मेटल नहीं होगी। कोल में मेटल नहीं होती तो वो नॉन मेटेलिक हो गया, और मेटल जैसे आयरन हो गया, कॉपर, तो वो मेटेलिक हो गया। उसके अलावा एनर्जी रिसोर्स है, वो भी दो टाइप के होते हैं। एनर्जी रिसोर्स कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक रूप से पुराने टाइम से यूज किए जा रहे रिसोर्स, जैसे कि उपले हो गए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो सारे ट्रेडिशनल जो यूज कर रहे हैं, पुराने टाइम से यूज कर रहे हैं, वो हो गए कन्वेंशनल, ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। और एक होता है नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल क्या होती है, जिसको अभी अभी, जिसको जो है अभी कुछ 5-10 साल से या 20 साल से उनका पता लगा है, वो पिछले 200 साल या 200 साल से यूज नहीं किए जा रहे थे, लेकिन 10-20 साल में ह्यूमन तरक्की कर गया, इंसान तरक्की कर लेता है, डेवलपमेंट कर लेता है, और माइंड उसका डेवलप हो जाता है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, तब वो नए नए रिसोर्स ढूंढ लेता है, नए नए एनर्जी रिसोर्स ढूंढ लेता है। तो जब नए एनर्जी रिसोर्स ढूंढते हैं तो उनको नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ बायोगैस, अब पहले किसी ने सोचा नहीं था, आज से 50 साल पहले, कि गोबर की उपलों की जगह पर हम बायोगैस का भी यूज कर सकते हैं। किसी ने ये सोचा नहीं था कि समुद्र के अंदर ज्वार की लहरें उठती हैं, ज्वार भाटा बनता है, तो उन ज्वार की लहरों से नुकसान ही नहीं होता, फायदा भी उठाया जा सकता है। नुकसान होता है लेकिन उससे फायदा भी तो उठाया जा सकता है, तो वो क्या हो गई, टाइडल फोर्स का नया, एक नई टाइप की एनर्जी हो गई। इसी के अलावा किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि ज्वालामुखी जब आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, तो उनकी हीट का भी यूज किया जा सकता है, उसकी हीट से स्टीम बनाई जा सकती है, या उसकी हीट से बॉयलर चलाए जा सकते हैं। ऐसा बहुत सारा काम हो सकता है अर्थ के अंदर से आने वाले वोल्केनो की गर्मी से, तो उसको हमने जियोथर्मल एनर्जी कहा फिर, तो उसका आजकल यूज हो रहा है। तो दो हो गई, बायोगैस और जियोथर्मल। इसके अलावा टाइडल फोर्स के मैंने बात अभी की थी, टाइडल फोर्स ज्वार भाटा, तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी, ये भी नॉन कन्वेंशनल है, आजकल विंड एनर्जी का बड़े लेवल पे यूज हो रहा है। सोलर एनर्जी, ये भी नॉन कन्वेंशनल है। तो कन्वेंशनल जो पुराने टाइम में और नॉन कन्वेंशनल जो अभी नए टाइम में, इन सब के बारे में हम डिटेल से इस लेसन में पढ़ेंगे। दो पार्ट करेंगे लेसन के, एक में मिनरल के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है, जब तक चीजों को आराम से न समझा जाए तब तक वो याद नहीं होती, और जब आप आराम से समझ लोगे तो वो आराम से अच्छी तरह याद भी होने लग जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनरल्स की। तो मिनरल की डेफिनेशन एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को याद रख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों इसमें काम आती है। डेफिनेशन, मिनरल इज ए नेचुरली सब्सटेंस organic or inorganic origin with a definite chemical and a physical property is called mineral, ठीक है। अब देखिए मिनरल के टाइप क्या क्या है, ठीक है। टाइप क्या क्या आप देख पा रहे हैं, बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्स, कि खनिज जो होते हैं उनके किस किस के प्रकार, क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, लेकिन किस बेसिस पर, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बेस पे। बेसिस मैंने लिखा है साइड में कि आप ये टाइप जो कर रहे हो मिनरल्स के, वो किस बेसिस पे किए हैं। तो हमने किया केमिकल और प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी बेस पे हमने उसको क्या किया है, डिवाइड किया है, या उसके टाइप बनाए हैं। तो टाइप में नंबर 1 मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल, मतलब कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, धात्विक और अधात्विक, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। अब देखिए धात्विक के दो पार्ट किए जा सकते हैं मेटेलिक के, फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल जिसमें लोहा पाया जाता है, और नॉन फेरस जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। जिसमें लोहा पाया जाता है वो आयरन हो गया, आयरन तो खुद ही लोहा है, ठीक है। और मैग्नीज, ये मैग्नीज
उसमें भी लोहा थोड़ा बहुत पाया जाता है। ठीक है, तो फेरस और मैग्नीज दोनों हो गए, इन दोनों से बनता है मेटालिक मिनरल का फेरस, फेरस मेटल्स। ठीक है, और उसके अलावा नॉन फेरस। अब नॉन फेरस क्या है? कॉपर और बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम तैयार किया जाता है, तो एल्युमिनियम में लोहा नहीं होता। ठीक है, उसी तरह कॉपर, कॉपर से वायर बनाई जाती है, बिजली के तार बनाए जाते हैं, मोटर की वाइंडिंग की जाती है, तो उसमें भी लोहा या आयरन नहीं होता। जिसमें आयरन नहीं होता वो नॉन फेरस है, जिसमें आयरन होता है वो फेरस माना जाएगा। ठीक है, तो आयरन, मैग्नीज फेरस में आ गए, कॉपर बॉक्साइट के एग्जांपल किस में चले गए? नॉन फेरस में चले गए। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। तो नॉन मेटेलिक में भी दो होते हैं, फ्यूल मिनरल्स और अदर नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक मतलब अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज के दो पार्ट हो गए, फ्यूल मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, तो फ्यूल मिनरल में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कोल मतलब कोयला, पेट्रोलियम मतलब डीजल, केरोसिन वगैरह, ये सारा आ गया पेट्रोलियम में। और नेचुरल गैस जो कि निकाली जाती है बाद में, आप उसको एलपीजी या सीएनजी कर सकते हो। एलपीजी या सीएनजी, एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जिसमें ब्यूटेन वगैरह मिलाई जाती है। क्या हो गया? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एक और बनती है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दो टाइप की आप नेचुरल गैस बना सकते हो इसमें से, वो आपके अकॉर्डिंग है, आप कैसा उसका केमिकल चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये हो गया फ्यूल मिनरल। और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक, जिसमें माइका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट सबसे हार्ड रॉक्स होती है, उनका यूज तो कई बार बॉयलर वगैरह में किया जाता है। जो आयरन पिघलाने की जो बॉयलर होती है, आयरन या कॉपर वगैरह जो पिघलाने के लिए, मोल्ड करने के लिए जो बाउल्स होती हैं, या जो एक चैम्बर होता है, वो चैम्बर ग्रेफाइट से तैयार किया जाता है। और इसके अलावा लाइमस्टोन हो गया और माइका हो गया, ये सब क्या होती हैं? सारी की सारी नॉन मेटेलिक। तो क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। क्योंकि क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, अगर मिनरल की क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें इसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि किस तरह मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक में फेरस और नॉन फेरस, और नॉन मेटेलिक में फ्यूल मिनरल और अदर नॉन मेटेलिक। इनके एग्जांपल भी थोड़ी थोड़ी याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो यहां तक ये चीज समझ में आ गई, हमें मिनरल क्या है और उसके टाइप क्या है। अब बात करते हैं कि ये मिनरल हमारे इंडिया में मिलते कहाँ हैं। हमारे इंडिया में मिलते कहाँ हैं? तो भाई एक बात क्लियर कट समझ लेना आप लोग कि हमारे साउथ इंडिया में जहां पर वोल्केनिक एक्टिविटी हुई और साउथ का प्लाटू एरिया बना, तो जहां पर वोल्केनिक एक्टिविटी हुई और साउथ का प्लाटू एरिया बना, उस जगह पर मिनरल ज्यादा पाए जाते हैं। अब आप बात करो कि साउथ का प्लाटू कितनी रेंज तक है, तो सीधी सी बात है, आप शुरू कीजिए उड़ीसा झारखंड से। उड़ीसा झारखंड से शुरू करते हुए आप एमपी आ जाइए, एमपी होते हुए गुजरात तक चले जाइए, और फिर उसके बाद नीचे का सारा पार्ट, ये सारा इंडिया का प्लाटू एरिया कहा जाता है। इसको दो पार्ट में आप डिवाइड भी कर सकते हो, एक तो हो गया मालवा प्लाटू एरिया, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड एरिया, और फिर डेक्कन प्लाटू, और फिर क्या हो गया? डेक्कन प्लाटू। दो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सेंट्रल हाईलैंड एरिया, मालवा प्लाटू एरिया और डेक्कन प्लाटू एरिया। तो बात कहां से कर रहा हूं मैं? बिहार, झारखंड, बिहार के नजदीक झारखंड और वेस्ट बंगाल से होते हुए उड़ीसा पूरा आ गया। फिर यूपी को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, यूपी के बाद एमपी का पार्ट जहां शुरू होता है वहां आ गया, छत्तीसगढ़ भी ऐड हो गया, एमपी और छत्तीसगढ़ इसमें, और फिर आप गुजरात तक आ जाओ तो गुजरात तक भी सारा ये प्लाटू एरिया में काउंट होता है। तो जहां जहां प्लाटू होगा वहां पर आपको मिनरल अलग अलग टाइप के आपको मिल सकते हैं, बहुत मिल सकते हैं, ज्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये थोड़ा बस समझना है कि भाई कहाँ कितना मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ मिलेगा। तो 97% कोल जो रिजर्व है वो दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। कहाँ कहाँ बताया मैंने? कोल यानी कि कोयला कहाँ कहाँ मिलेगा, तो कोयला मिलेगा, इन नदियों के नाम याद कर लेना, इन नदियों के नाम के ऊपर इनका जो एरिया जहाँ जहाँ मिलेगा वहां पर आप इसको लोकेशन दे सकते हो, आराम से कोल की लोकेशन कर सकते हो। कोल अगर लोकेशन देना पड़े मैप में कि भी कोल कहाँ कहाँ मिलता है, कोयला कहाँ कहाँ, तो ये दामोदर वैली, सोन नदी, महानदी और गोदावरी।
दामोदर नदी पर तो दामोदर प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, जो कि दामोदर प्रोजेक्ट अमेरिका की टेनेसी वैली प्रोजेक्ट की टू कॉपी था। दामोदर नदी प्रोजेक्ट जो है वो अमेरिका की टेनेसी वैली का प्रोजेक्ट है, उसकी टू कॉपी है। सोन नदी पर रिहंद परियोजना लगी हुई है और हीराकुंड नदी महानदी पर हीराकुंड डैम बना हुआ है उड़ीसा में। दुनिया का सबसे लंबा बांध बना हुआ है 4801 मीटर की लंबाई का, 4801 मीटर की लंबाई का बांध बना हुआ है महानदी पर हीराकुंड, ठीक है, सबसे लंबा है। तो ये जगह आपको याद कर लेनी चाहिए जहां पर कोल बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत बड़े लेवल पे मिलता है। 97% कोल डिपॉजिट यहीं पर है। अब आप कहोगे एरिया वाइज बताइए, तो एरिया वाइज जान लीजिए। झारखंड का एरिया हो गया, ठीक है, झारखंड, फिर उड़ीसा हो गया, फिर छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया, एमपी का एरिया हो गया, फिर उसके बाद आप नीचे आओगे गोदावरी बेसिन, तो गोदावरी बेसिन की तरफ आप देखोगे तो महाराष्ट्र का एरिया हो गया, कर्नाटका का एरिया हो गया। यहाँ पर आपको कोल बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे याद हो जाएगा अपने को, नदियां याद कीजिए, अपने आप ही लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी और गोदावरी। गोदावरी तो साउथ की गंगा भी कहलाती है, दक्षिणी गंगा, ठीक है, साउथ की सबसे लंबी नदी यही है गोदावरी। ओके, अब बात करते हैं कोल के बाद पेट्रोलियम कहाँ मिलता है। तो पेट्रोलियम आसाम में मिलता है, डिगबोई में। अंग्रेजों ने सबसे पहले आसाम की डिगबोई को ही ढूंढा था जहां पर पेट्रोलियम सबसे पहले निकाला गया था। आसाम के डिगबोई में ही, डिगबोई, नाहरकाटिया, ऐसा एरिया जहां पे कोल और जो पेट्रोलियम खूब निकाला गया। ब्रिटिश टाइम में शुरुआत हो गई थी आसाम के एरिया में पेट्रोलियम को ढूंढने की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में बहुत निकलता है पेट्रोलियम। उसके बाद मुंबई, मुंबई हाई, मुंबई में नहीं निकलता, मुंबई से 181 किलोमीटर दूर, 181 किलोमीटर दूर समुद्र में बड़े बड़े जहाज वहां पर खड़े किए गए हैं और ड्रिलिंग की गई है, और ड्रिलिंग से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। वो जगह मुंबई हाई कहलाती है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मुंबई से 181 किलोमीटर दूर, 181 किलोमीटर दूर समुद्र में, अरेबियन सी में, अरब सागर में जहाज खड़े किए गए हैं और उन्हीं जहाज से नीचे जमीन में अरेबियन सी में ड्रिलिंग की गई है और ड्रिलिंग के थ्रू पेट्रोलियम निकाला गया है। बाद में इसे मुंबई हाई से मुंबई पोर्ट तक लाते हैं और HVJ पाइपलाइन से जोड़ देते हैं। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर सबसे लंबी पेट्रोलियम की पाइपलाइन है जो कि यूपी तक फैला दी गई है। यूपी मतलब जगदीशपुर, हजीरा मतलब गुजरात, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, और विजयपुर एमपी में होता है। तो इस तरह से ये लाइन, बहुत लंबी लाइन जो है वहां से क्रूड ऑयल की अलग अलग रिफाइनरी तक पहुंचाती है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओगे तो याद नहीं होगा। सिंपल साधारण सी बात है कि आपको मिनरल्स याद करने की कौन सा कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले मैं कोल की बात कर रहा था, 97% कोल जो है दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी में मिलेगा भाई। अच्छी तरह याद कर लेना इन नदियों का एरिया जो जो होगा वो अच्छी तरह याद कर लेना। झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद फिर ये जो छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया, फिर ये गोदावरी वाला नीचे कर्नाटका और महाराष्ट्र साइड में आंध्र प्रदेश साइड का एरिया हो गया जहां गोदावरी बहती है, ठीक है। तो वहां पर ये निकलता है कोल। और पेट्रोलियम की बात करें तो आसाम, गुजरात, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी कावेरी एरिया में भी अब निकाला जा रहा है। ये एरिया नया नया है अभी। कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा एरिया है और कावेरी का जो नीचे साउथ में किसमें, तमिलनाडु में जो कावेरी बहती है वहां पर अभी नए नए डिपॉजिट ढूंढे गए हैं पेट्रोलियम के, ठीक है। लेकिन पुराने वाले ये हैं सारे, आसाम, गुजरात, मुंबई हाई, यहाँ पर पुराने वाले यहाँ पर पहले से ही निकाला जा रहा है, ठीक है। अब अगर परसेंटेज देखना चाहो तो परसेंटेज भी बता सकता हूँ जो कि अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परसेंटेज है, जो कि एक्स्ट्रा नॉलेज है आप लोगों के लिए। 64% जो है लगभग जो हमारे मुंबई हाई से, और उसके बाद आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज, कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो, हाँ जी, 97 अभी भी नहीं आ रही, तो वही, अब पेट्रोलियम की बात भी हो गई। अब हमें एरिया वाइज देखना है इसको कि भाई कहां पर है ये। तो देखिए, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन लिखा हुआ है, पूरा क्लियर है, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। आप इसको 3-4 कैटेगरी में बांट के याद कर सकते हो मिनरल को। नॉर्थ ईस्टर्न यानी उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र,
इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लाट्यू रीजन, उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र। अब ये कौन सा है भाई, छोटा नागपुर उत्तरी पूर्वी में आता है झारखंड का, उड़ीसा भी उत्तरी पूर्वी में आता है, और वेस्ट बंगाल भी उत्तरी पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न में आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या ज्यादा मिलता है, आयरन ओर ज्यादा मिलता है, कोल ज्यादा मिलता है और मैग्नीज बहुत ज्यादा मिलता है, प्लस में बॉक्साइट भी बहुत मिलता है। तो ये सारी चीजें किधर मिलती है, छोटा नागपुर, झारखंड और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एरिया में ये चीजें खूब मिलती हैं, आयरन ओर, कोल और मैग्नीज और बॉक्साइट। छोटा नागपुर प्लाट्यू तो वहां के आदिवासियों के लिए भी बड़ा फेमस है, आदिवासी छोटा नागपुर प्लाट्यू में बहुत मिलते हैं। और जो उसी एरिया में आपको याद हो तो आप, मैं बता देता हूँ आपको, झारखंड के एरिया, बंगाल, बिहार के एरिया में सबसे पहले जे.एन. टाटा, जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, जे.एन. टाटा ने अपनी पहली कंपनी टाटा आयरन स्टील कंपनी शुरू की थी। ये स्वर्ण रेखा और खारकोई नदी के किनारे था, स्वर्ण रेखा और खारकोई नदी के किनारे था। और फिर उन्होंने अपने नाम पर जमशेद नगर भी बसाया, जमशेदपुर भी बसाया उन्होंने। पहले वो जमशेदपुर नहीं होता था, पहले उसका नाम साकची होता था, साकची होता था और साकची का नाम फिर बदल दिया गया और जमशेदपुर पड़ गया। यानी कि उस एरिया में जे.एन. टाटा, जमशेद जी टाटा ने वो शुरुआत की, टाटा आयरन स्टील कंपनी, और वो बहुत बढ़िया चली। इस कंपनी की शुरुआत 1907 में हुई थी, 1907 में, और 1912 में ये और ज्यादा डेवलप्ड हो गई थी। फिर 1914 और 1918 के बीच में जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी, 28 जुलाई को शुरुआत हुई थी 1914 में, और 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वार खत्म हो गई थी। 4 साल लगे थे, जिसमें 6 मिलियन मारे गए थे, 60 लाख लोग मारे गए थे। उस वर्ल्ड वार के टाइम में टाटा आयरन स्टील कंपनी ने बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसे कमाए। उन्होंने इंडियन रेलवे के लिए रेल लाइनें बनाई थी बहुत बड़े लेवल पे, इंडियन रेलवे के लिए रेल लाइनें बनाई गई थी, बहुत पैसे कमाए थे। तो ये वो एरिया है जहां पर आयरन एंड स्टील कंपनी बहुत बड़े लेवल पे फ्लोराइज हुई। स्वर्ण रेखा नदी से ये लोग लोहे को ठंडा करने का पानी यूज करते हैं, लोहे को ठंडा करने के लिए लोहे की शीट को स्वर्ण रेखा का यूज किया जाता है। तो बहुत बढ़िया एरिया है ये, इसको याद करने के लिए आप टाटा याद कीजिए। अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता तो मैं इसको याद करने के लिए टाटा आयरन स्टील को याद करता, और फिर ये अपने आप ही नॉर्थ ईस्टर्न प्लाट्यू याद हो जाता मुझे। नॉर्थ ईस्टर्न प्लाट्यू को याद करने के लिए टाटा जी को याद कीजिए और अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो हमारा एरिया है, साउथ वेस्टर्न प्लाट्यू रीजन। अब साउथ वेस्टर्न, ये मैप आखिरी में समझ लेंगे भाई, ये जो मैप 4 बनाए हुए मैंने, इनको आखिरी में लास्ट के 10 मिनट में समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कहां कहां पर क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो बी पार्ट, ए नॉर्थ ईस्टर्न प्लाट्यू रीजन। अब बी पार्ट है साउथ वेस्टर्न प्लाट्यू रीजन। साउथ वेस्ट दूसरा एरिया हमारा इंडिया का, ठीक है, दूसरा एरिया। ओके, तो बेटा ये एनोटेशन मत कीजिए। पार्ट साउथ वेस्टर्न प्लाट्यू रीजन। तो यहाँ पर जो कौन कौन से एरिया साउथ वेस्टर्न, देखो नाम देखो पहले क्या है, नाम है दक्षिणी पश्चिमी, साउथ वेस्टर्न। अब दक्षिणी एरिया तो हमारा महाराष्ट्र से नीचे का सारा एरिया हो गया दक्षिणी एरिया, और फिर पश्चिमी की बात कर रहे हैं तो पश्चिमी मतलब कि वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं। देखो नाम क्या है, बिल्कुल सिंपल है। जब भी आप आंसर लिखने बैठते हो तो उसकी जो हेडिंग है उसी में सारा कुछ छुपा हुआ है। आपको अगर हेडिंग का मतलब पता है तो आप आराम से कर पाओगे। तो देखिए साउथ वेस्टर्न मतलब कि वेस्टर्न घाट का एरिया और साउथ एरिया, तो उसमें कर्नाटक आ गया, वेस्टर्न घाट पे ही है, गोवा आ गया, ये भी वेस्टर्न घाट पे है, और जो तमिलनाडु एरिया है ये भी वेस्टर्न घाट से शुरू होकर उधर जाता है। केरल तो छोटा सा ही है, केरल तो बहुत छोटा है, ज्यादातर तमिलनाडु का पार्ट ही है उसमें। तो तमिलनाडु तक का पूरा एरिया प्लस केरल, ये 3-4 एरिया हो गए, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल। इस तीनों चारों जगह पर खूब बढ़िया मिलता है फेरस मेटल, फेरस मतलब लोहा। अब लोहे की वैरायटी भी थोड़ा सोच लो, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट और लिमोनाइट, ये 4 वैरायटी होती लोहे की। कहाँ कहाँ मिलती है, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, ये यहाँ मिलती है। और फेरस मिनरल मिलता है इसमें, ज्यादातर लोहा मिलता है। ठीक है, ओके, ज्यादातर लोहा मिलता है। ठीक है, और फेरस में, और उसके अलावा बॉक्साइट मिलता है, आयरन ओर खूब मिलता है। लेकिन केरल एक ऐसा एरिया है, केरल एक ऐसा एरिया जहां पर मोनोजाइट सैंड में थोरियम बहुत मिलता है। थोरियम जो कि एटॉमिक पावर के लिए हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, एटॉमिक पावर के लिए हमारे लिए
बहुत फायदेमंद है। तो वो थोरियम जो है वहां मोनोजाइट सैंड से मिलता है केरला में, तो उससे हमें यूरेनियम 235 मिल जाता है। आप उससे बहुत अच्छे लेवल पे आप एटॉमिक पावर में उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो वहां केरला से खूब मिलता है। इसके अलावा कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु से लाइमस्टोन कोल भी मिलता है। तमिलनाडु में नेवेली एक ऐसा एरिया है, देखो लिखा हुआ है कोल नेवेली, एक ऐसा एरिया जहां से कोल भी मिलता है। नेवेली NEYVELI, नेवेली एरिया से तमिलनाडु से कोल भी निकाला जाता है। तो ये हो गई दूसरी बेल्ट। कैसे याद करें? बिल्कुल सिंपल है, वेस्टर्न घाट को याद करो। वेस्टर्न घाट एरिया हो गया हमारा कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरल। और फिर तीसरा वाला हो गया सी, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। अब ये हमारा एरिया हो जाता है हमारे राजस्थान वाला एरिया, अरावली वाला एरिया, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जिसमें अरावली राजस्थान का एरिया हो गया, गुजरात, ठीक है। धारवाड़ रॉक एरिया माना जाता है ये, धारवाड़ रॉक यानी कि धारवाड़ की चट्टानें वहां मिलती है, तो वहां पर मार्बल बहुत मिलेगा, मार्बल स्टोन, कॉपर बहुत मिलेगा, जिंक बहुत मिलेगा, सैंडस्टोन वहां खूब है, ग्रेनाइट बहुत है, डोलोमाइट बहुत है, और लाइमस्टोन और सीमेंट इंडस्ट्री वहां पर काफी फ्लोराइज है। तो आप ये तीसरा नंबर का आराम से याद कर पाएंगे। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन मतलब राजस्थान और गुजरात एरिया, धारवाड़ रॉक एरिया, तो ये बहुत अच्छा एरिया है। इसमें आप देखोगे मार्बल बहुत मिलता है। आपको याद हो तो ताजमहल और लाल किला जो बनवाया गया, वो मार्बल का जो पत्थर लाल और सफेद पत्थर था वो राजस्थान से ही भेजा गया था। अकबर के टाइम में और शाहजहां के टाइम में बहुत सारी बिल्डिंगें बनी थी। आगरा का लाल किला, फिर उसके बाद दिल्ली का लाल किला, और फिर आगरा का जो ताजमहल, ये मार्बल के जो पत्थर थे, सफेद संगमरमर पत्थर और लाल पत्थर जो राजस्थान से ही भेजे गए थे, राजस्थान से पहुंचाए गए थे, ठीक है। 9.5 करोड़ की लागत से ताजमहल तैयार हुआ था, उस्ताद अमजद अली खान ने तैयार करवाया था उसे, ठीक है। शाहजहां ने बनवाया था और ये 1643 में तैयार हो गया था। 1643 में शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए तैयार करवाया था ये। तो ये स्टैंडस्टोन है, वहीं से मंगवाए गए थे राजस्थान से, तो बहुत मिलता है, ठीक है। तो तीसरा पार्ट हो गया हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। और फिर उसके बाद बात करते हैं फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल के बारे में। नीचे डिवाइडेशन किया हुआ है फेरस मिनरल, जिसमें आयरन और 95% हमारे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा से निकलता है। बढ़िया किस्म का हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट किस्म का। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट कई टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। सबसे बढ़िया होता है मैग्नेटाइट, उसके बाद हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट और फिर सिडेराइट। ये 4 वैरायटी की लोहा होता है, 4 वैरायटी का आयरन होता है, जिसमें से हमारे यहाँ पर हेमेटाइट बहुत निकलता है। हेमेटाइट किस्म का जो लोहा होता है वो हमारे यहाँ पर बहुत निकलता है। 95% उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, गोवा एरिया से बहुत निकलता है हमारे यहाँ पर, ठीक है। और फिर मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज उड़ीसा एरिया से बहुत मिलता है। अब आप कहोगे मैग्नीज का क्या यूज है? आयरन मैग्नीज मिक्स करके स्टील बनाया जा सकता है, स्टील बनाया जा सकता है। तो स्टील इंडस्ट्री बहुत बढ़िया लेवल पे काम कर सकती है, ठीक है। हमारे यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत ब्रिटिशर्स ने ही कराई थी। हमारे यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत ब्रिटिशर्स के टाइम में हो गई थी, और सबसे पहले ये 1907 के आसपास यहाँ पर शुरू किया गया था, जब ये ब्रिटिशर्स ने GN टाटा के साथ मिलकर ये काम किया था। ओके, तो ये फेरस मिनरल हो गया। अब बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल की, बॉक्साइट और एल्यूमिना। बॉक्साइट से तैयार किया जाता है एल्यूमिनियम, जिससे एरोप्लेन इंडस्ट्री में काम आता है। एरोप्लेन जो बनाए जाते हैं वो एल्यूमिनियम से तैयार होते हैं, उनको हार्ड किया जाता है और हार्ड शीट्स तैयार करके फिर एरोप्लेन तैयार कर लिए जाते हैं। वो हल्के होते हैं वजन में। एल्यूमिनियम से तो तार भी बनाए जाते हैं, बिजली के तार, बहुत फायदा होता है उनसे। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है उसमें इन तारों का, एल्यूमिनियम के तारों का बड़ा यूज होता है। एल्यूमिनियम के बर्तन भी बनाए जाते हैं। तो ये सब कहाँ मिलता है? एल्यूमिनियम ज्यादा हमें बॉक्साइट से मिलता है। बॉक्साइट कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उड़ीसा बॉक्साइट के लिए। और कहाँ? कालाहांडी और कोरापुट। वैसे ये एरिया कालाहांडी, कोरापुट गरीबी के मामले में बहुत ज्यादा बुरी हालत है इनकी, ठीक है। और देखिए उड़ीसा लार्जेस्ट एरिया, कालाहांडी और कोरापुट, ठीक है। और फिर कॉपर यानी कि तांबा हमारे राजस्थान की खेतड़ी माइन से, मध्य प्रदेश से और आंध्र प्रदेश से बहुत निकलता है। क्या?
कॉपर बहुत निकलता है। हमारे राजस्थान में खेतड़ी जो इधर पड़ता है, खेतड़ी, उसमें कॉपर जो एरिया पड़ता है उसका नाम ही कॉपर रख दिया गया, शहर का नाम। खेतड़ी में जो माइंस की गई है कॉपर के नजदीक, उसका नाम ही कॉपर रख दिया गया क्योंकि वहां कॉपर ज्यादा निकलता था, तांबा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रीजन वाइज पढ़ सकते हैं। रीजन वाइज में सबसे पहले रीजन हमने पढ़ा था नॉर्थ ईस्टर्न प्लाट्यू, दूसरा वाला पढ़ा साउथ वेस्टर्न प्लाट्यू, और तीसरा वाला हो गया फिर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, तीन एरिया में हम इसको समझ सकते हैं। अब आइए मैप को देख लेते हैं थोड़ा सा। मैप में लिखा हुआ है मेटेलिक मिनरल, मेटेलिक मतलब कि धात्विक खनिज, फेरस लोहे के बारे में दिखाया हुआ है। आप देखिए यहाँ आयरन को मैंने ट्राइंगल से दिखाया है और मैग्नीज को मैंने राउंड करके दिखाया पूरा। तो देखिए इसमें मेटालिक मिनरल में फेरस जो है यानी कि आयरन ओर है वो कहाँ कहाँ निकलेगा। आप देखिए मयूरभंज झारखंड का एरिया हो गया, उसके अलावा केंदुझर, केंदुझर का एरिया हो गया, ये भी केंदुझर का एरिया हो गया। उसके अलावा फिर ये सुंदरगढ़ हो गया, यहीं पर बालाघाट हो गया एमपी का। तो ये तीन चार एरिया एमपी और झारखंड के आसपास के। ठीक है, उसके बाद देखोगे छत्तीसगढ़ की साइड में बेलाडीला, बेलाडीला की पहाड़ियां बहुत फेमस है। ठीक है, बेलाडीला की पहाड़ियां। उसके अलावा जो है फिर उसके बाद इधर एमपी में भांद्रा और नागपुर और इसके अलावा चंद्रपुर, चंद्रपुर देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। उसके बाद में गोवा, गोवा तो खुद एक स्टेट है, वहां से भी आयरन बहुत निकलता है। फिर शिवमोगा, शिवमोगा एरिया कर्नाटका, कर्नाटका के नजदीक है कुद्रेमुख, घोड़े जैसा हम्प होता है, घोड़े घोड़े होता है ना, घोड़े का हम्प होता है, ऊंट जैसा हम्प होता है, घोड़े ऊंट जैसा हम्प जैसा शक्ल का कुद्रेमुख है। यहाँ पे पहाड़ियां इसी टाइप की है, वो पहाड़ियां ऊंट के कुबड़ जैसी है, बिल्कुल ऊंट के ऊपर कुबड़ होता है ना बॉडी के ऊपर, वैसा ही कुद्रेमुख है। इसका नाम इसीलिए रखा गया कुद्रेमुख क्योंकि वो ऊंट के कुबड़ जैसा ही है। वो पहाड़ी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनसे फिर आयरन और निकाला जाता है। और एक हो गया चिकमंगलूर, चिकमंगलूर से भी बहुत सारा आयरन निकाला जाता है। बिल्कुल सिंपल है, इस मैप को जितना अच्छे से याद कर पाओगे उतना ही आपकी ज्योग्राफी में आयरन वाला जो क्वेश्चन होगा आयरन ओर का वो आसानी से याद हो जाएगा आपको। और अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन में ऐसे मैप बना के डाल दिया जाए, अगर ज्योग्राफी के आयरन वाले क्वेश्चन में इस तरह का मैप डाल दिया जाए तो कोई एग्जामिनर ऐसा नहीं है जो आपके एक भी नंबर काट पाएगा। कोई भी एग्जामिनर ज्योग्राफी का ऐसा नहीं होगा जो आपका एक भी नंबर कहीं पर भी लूज करेगा। जिस बच्चे को ये आयरन और मैग्नीज का मैप याद हो जाएगा तो उसको क्वेश्चन में डाला जा सकेगा। मैप के एक्स्ट्रा 2 मार्क्स मिल जाते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, अगर थोड़ा मटेरियल थोड़ा भी लिखते हो जब भी इस मैप से बहुत सारा काम क्लियर हो जाता है आपका, और इसको एक्सप्लेन करना भी बड़ा आसान है। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो देखिए दोबारा देख लीजिए आयरन ओर को कहाँ निकलता है, झारखंड में मयूरभंज हो गया, और उसके अलावा सुंदरगढ़ हो गया, फिर केंदुझर हो गया, फिर उसके बाद में बेलाडीला की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ की हो गई, फिर बेल्लारी हो गया इधर कर्नाटक की साइड में, शिमोगा कुद्रेमुख हो गया, चिकमंगलूर हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र की साइड में रत्नागिरी, गोवा, और फिर चंद्रपुर बेल्ट, चंद्रपुर बेल्ट, फिर भांद्रा एरिया, नागपुर एरिया, एमपी का बालाघाट एरिया। आराम से अगर याद करना चाहें तो आराम से हो सकता है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। एरिया वाइज याद करते जाइए, रिवर वाइज याद करते जाइए, आराम से याद होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा वाला मैप नॉन फेरस, जिसके बारे में अभी डिस्कशन किया हमने, नॉन फेरस जिसमें लोहा नहीं होता, जिसमें लोहा नहीं होता वो नॉन फेरस होता है। तो देखिए कहाँ कहाँ नॉन फेरस में क्या हो सकते हैं, कॉपर हो सकता है और बॉक्साइट, कॉपर और बॉक्साइट, कॉपर यानी कि तांबा, आप जानते हो तांबे के तार बनते हैं, और बॉक्साइट से क्या तैयार किया जाता है, एल्यूमिना, एल्यूमिना तैयार किया जाता है। ठीक है, तो देखिए नॉन फेरस के बारे में। ओके, नॉन फेरस मिनरल जो है, एक मिनट स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों को दूसरे वाले मैप की, सेकंड मैप। ठीक है, तो सेकंड मैप जो है हमारा वो नॉन फेरस के लिए है, मतलब कि कॉपर और बॉक्साइट के लिए, कि कॉपर और बॉक्साइट इंडिया में कहां कहां निकलते हैं। तो देखिए कॉपर जो निकलता है वो हजारीबाग हो गया, हजारीबाग झारखंड का एरिया है, हजारीबाग और सिंहभूम, सिंहभूम में और हजारीबाग में कॉपर बहुत निकलता है। इसके अलावा बॉक्साइट जो है वो कटनी और अमरकंटक की हिल्स, बिलासपुर, मेकाल हिल और कोरापुट, कोरापुट तो मैंने उड़ीसा के लिए बताया भी था आपको कि कोरापुट और कालाहांडी उड़ीसा का फेमस एरिया है।
तो कोरापुट में बॉक्साइट निकल रहा है, मैकाल में बॉक्साइट, मैकाल हिल में बॉक्साइट बहुत निकल रहा है, और बिलासपुर में और इसके अलावा कटनी में बॉक्साइट बहुत निकल रहा है। कॉपर कहां से निकला? हजारीबाग और सिंहभूम। उसके अलावा राजस्थान में खेतड़ी और अलवर, खेतड़ी और अलवर से भी कॉपर बहुत निकलता है। भीलवाड़ा और उदयपुर, ये राजस्थान के 4 एरिया होंगे जहां से कॉपर निकाला जाता है। कौन सा? खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर, ठीक है, तो इससे कॉपर निकाला जाता है। इसके अलावा एमपी में बालाघाट भी है, एमपी में बालाघाट है जहां से भी कॉपर निकाला जाता है। तो आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो कि नॉन फेरस कहां से निकल रहा है, कॉपर और बॉक्साइट, ठीक है। अब तीसरा वाला जो पॉइंट है हमारा, तीसरा मैप है, उसको कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। आप देख सकते हो कन्वेंशनल मैंने बताया भी था, ऐसी एनर्जी जो बहुत टाइम पहले से यूज की जा रही है। गोबर की उपले हो गई, लकड़ियां हो गई, ठीक है, लकड़ियां हो गई, गोबर की उपले हो गए, उसके अलावा और भी जो पेट्रोलियम हो गया, हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, ब्रिटिश टाइम से यूज किया जा रहा है, लगभग 100 साल हो गए, 100 साल से हम यूज कर रहे हैं पेट्रोलियम को। लकड़ियां तो बहुत टाइम पहले से यूज की जा रही है, कोल भी बहुत टाइम से यूज किया, नहीं कोयला भी बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है। तो हम देखते हैं कन्वेंशनल के बारे में। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है वो कहाँ है? तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोल की, यानी कि कोयले की, क्योंकि कोयला जो है वो कन्वेंशनल है, और ऑयल यानी कि पेट्रोलियम भी कन्वेंशनल है। तो ऑयल और यानी कि पेट्रोलियम और कोल के बारे में, यानी कि कोयले के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कोल के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब कि कोयले के बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से एरिया? झारखंड में बहुत सारा कोयला निकाला जाता है, झारखंड, ठीक है, झारखंड का बोकारो, झरिया और रानीगंज, झारखंड का बोकारो, झरिया और रानीगंज, ये एरिया बहुत फेमस है कोल के लिए। और उसके बाद में तेलचर का एरिया पड़ता है ये यहाँ पर उड़ीसा के ऊपर, और फिर कोरबा एरिया हो गया और सिंगरेनी हो गया, सिंगरेनी और कोरबा, यहाँ से भी बहुत सारा क्या निकाला जाता है? कोल, यानी कि क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम के लिए जो फेमस एरिया आसाम का, मैंने पहले ही कहा था कि आसाम से ही ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले डिगबोई से पेट्रोलियम निकालना शुरू किया था। डिगबोई, नाहरकाटिया ऐसा एरिया है, देखो मैं लिखा हुआ यहाँ पे डिगबोई और मोरान और नाहरकाटिया, एन दिखाया हुआ मैंने, एन शॉर्टकट में, एन को हम नाहरकाटिया कहते हैं। तो नाहरकाटिया से भी बहुत सारा जो है पेट्रोलियम और कोल वहां से निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बॉम्बे हाई की। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बॉम्बे हाई मुंबई से 181 किलोमीटर दूर है। बॉम्बे हाई जो है, बेटा एक मिनट में पार्टिसिपेंट देगा, मैं बात कर रहा था पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, तो ये है। और ये पेट्रोलियम की पाइपलाइन है जो बहुत लंबी, सबसे लंबी पाइपलाइन हमारी है, HVJ पाइपलाइन जिसको बोलते हैं, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। ये पेट्रोलियम आगे पहुंचाने के लिए किया गया है, पेट्रोलियम आगे पहुंचाने के लिए किया गया है। ये है हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। तो HVJ पाइपलाइन हमें समझ में आ गया, कोल समझ में आ गया, बोकारो, रानीगंज, हजीरा इससे निकलता, बोकारो, झरिया और रानीगंज से निकलता है, सिंगरेली से निकलता है, और सिंगरेली से निकलता है, और नवेली मतलब तमिलनाडु के नेवेली से भी कोल निकाला जाता है, कोयला निकाला वहां से जाता है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 मैप, ठीक है। 1 में हमने मेटेलिक मिनरल समझ लिए, कहाँ का आयरन और मैग्नीज निकलता है। 2 में हमने नॉन मेटेलिक कॉपर और बॉक्साइट को समझ लिया, और 3rd में हो गया फिर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, यानी कि कोल और ऑयल को समझ लिया, पेट्रोलियम को समझ लिया कि कहां से निकाले जाते हैं। अब नंबर 4 पे रिफाइनरीज की, ऑयल रिफाइनरीज कहां पर है? ऑयल रिफाइनरी यानी कि पेट्रोलियम को साफ करने के लिए लेबोरेटरी, पेट्रोलियम को साफ करने के लिए, डीजल और पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए रिफाइनरीज लगाई गई हैं। तो रिफाइनरी आप देख सकते हो, पंजाब के नजदीक भटिंडा में है, पानीपत में है, और मथुरा यूपी, भटिंडा, पानीपत, मथुरा यूपी में, और एमपी का बीना एरिया, एमपी में बीना एरिया से रिफाइनरी तैयार की गई है। इसके अलावा गुजरात में बहुत सारी रिफाइनरी लगी हुई है, जामनगर, वादीनेर और कोयाली, जामनगर, वादीनेर और कोयाली। इसमें कोयल लिखा हुआ, उसको कोयाली देखेंगे हम, कोयाली समझेंगे उसे।
ठीक है। तो कोयाली, जामनगर और वादीनगर ये सारे एरिया जहां से लेबोरेटरी लगी हुई है और पेट्रोलियम को साफ किया जाता है। उसके अलावा मुंबई में लेबोरेटरी बनी हुई है, मंगलूर गोवा कर्नाटका का एरिया पड़ता है मंगलुरु, तो मंगलुरु में लगी हुई है, और कोच्चि में लगी हुई है रिफाइनरी जहां पर पेट्रोलियम को साफ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कहां पर, फिर आपका जो ये तमिलनाडु में नागापट्टनम के बाद चेन्नई नागापट्टनम हो गया। उसके अलावा तातीपाका, नागापट्टनम, चेन्नई, तातीपाका, विशाखापट्टनम और पारादीप, इन सब में भी ऑयल की रिफाइनरीज लगी हुई हैं और पेट्रोलियम साफ किया जाता है वहां पे। और उसके अलावा डिगबोई और गुवाहाटी और बरौनी उसमें बिहार में है बरौनी, और उसके अलावा डिगबोई और गुवाहाटी, यहाँ पर भी रिफाइन करने के लिए, पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए बहुत सारी रिफाइनरी लगी हुई है। इस मैप को जितनी बार आप करोगे, रिवीजन करोगे, उतना ही जल्दी आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलेगी। आपके जो क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, इस मैप की हेल्प से आप बहुत बढ़िया मार्क्स आप ले सकते हो, बहुत बढ़िया ढंग से तैयार हो सकता है। तो इस लेसन में पार्ट 1 में हमने समझा है मिनरल्स के बारे में। ओके, मिनरल की क्लासिफिकेशन हमने समझ ली, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के रूप में हमने मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन समझा इंडिया के 3 बेल्ट्स में। नंबर 1 बेल्ट मैंने बताई थी आपको नॉर्थ ईस्टर्न, नंबर 2 बेल्ट बताई साउथ वेस्टर्न, और नंबर 3 बताई थी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। इस तरह से 3 बेल्ट में हमने इसको समझ लिया, और फिर फेरस और नॉन फेरस के अकॉर्डिंग भी हमने इसकी लोकेशन ले ली, भी कहां पर फेरस है कहां पर नॉन फेरस है। मैप के थ्रू भी हमने इसको स्टडी किया है कि किस जगह पर फेरस मिनरल है और किस जगह पर नॉन फेरस मिनरल, कॉपर और बॉक्साइट आपको दिखाई देगा। एरिया वाइज आप उसको याद कर सकते हो। और एनर्जी कन्वेंशनल रिसोर्स यानी कि कोल और ऑयल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में भी हमने स्टडी कर लिया। एचवीजे पाइपलाइन जो इंडिया की हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर लाइन कही जाती है, वो भी बहुत फेमस लाइन है। ठीक है। और लास्ट में ऑयल रिफाइनरीज को हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है। तो आज का ये पार्ट 1 मिनरल के बारे में था पूरी तरह से। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा, और जिस बच्चे को क्लियर ना हो तो वो वीडियो को एक बार फिर देखें, आराम से क्लियर समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।